हेलो स्टूडेंट बच्चों, हम यहाँ पर जो कर रहे हैं प्रतिशत कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का गणित का। इसका जो प्रतिशत की जो एक्सरसाइज थी यहाँ पर 1 और 2 दोनों यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आज हम इसके जो चैप्टर के एंड में जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर जो है 17 हैं, तो आज हम इनको करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर जो पहला है, एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और फिर भी वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 55% है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? यहाँ पर जो है एक व्यक्ति 45% अंक प्राप्त करता है और जो उत्तीर्ण होने के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो यहाँ पर 55% चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति की 55% आनी थी तो वह उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन उसकी 55% आई है। यानी कि अगर मैं प्रतिशत में यहाँ पर कमी की बात करूँ तो ये 10% की कमी हुई है, यानी 10% उसके उत्तीर्ण होने से यहाँ पर कम आए हैं। और सवाल में इसी 10% का जो मान है यहाँ पर 40 अंक दिया गया है, यानी कि 10% का जो मान है वो यहाँ पर 40 अंक है। हमें निकालना है परीक्षा के अधिकतम अंक। परीक्षा के जो अधिकतम अंक होते हैं वो यहाँ पर 100% होते हैं। यदि 10% यहाँ पर 40 अंकों के बराबर है और दोनों साइड अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर जो 100% की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 400 अंक हो जाएगी। यानी परीक्षा के जो अधिकतम अंक होंगे वो 400 अंक होंगे। ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 2 है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो बचत का कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा? सवाल है हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, लिखा है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1/5 होती है, आप जानते हैं। यानी कि राजू की जो आय है उसकी व्यय से, आय बराबर यहाँ पर आप जानते हैं आय बराबर होती है, आय बराबर व्यय यानी खर्चा प्लस यहाँ पर बचत आय बराबर व्यय प्लस बचत ये होती है। तो राजू की जो आय है उसके खर्चे से यानी कि उसकी व्यय से जो है 1/20 अधिक है। यानी कि उसका व्यय, अगर ये इनिशियल जो वैल्यू है किससे तुलना की गई, यहाँ पर उसके खर्चे से तुलना की गई, तो इनिशियल वैल्यू 5 है। यदि उसका व्यय जो है 5 रुपये होगा तो उसकी जो आय है उससे 1 ज़्यादा यानी 6 रुपये की होनी चाहिए। अगर 5 रुपये खर्चा है, 6 रुपये आए तो उसकी जो बचत होगी वो यहाँ पर 1 रुपये की होगी। इतना सवाल में दिया है। अब सवाल में आगे लिखा है, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। यहाँ पर अगर हम केवल वृद्धि की बात करें तो आय में 60% की वृद्धि होती है। यानी कि 6 का यहाँ पर 60% निकालना है। 6 का 60% यानी 6 × 60 बटा यहाँ पर 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 36/10 होगा। और 36/2 को हम देख सकते हैं यहाँ पर 3.6 है। यानी कि उसकी जो आय में वृद्धि होगी यहाँ पर 6 में 3.6 की होगी। और जो उसका व्यय है यहाँ पर उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। 5 का अगर 70% निकालें, ऐसे ही निकालेंगे 5 का 70% तो आएगा यहाँ पर 3.5। अगर उसकी आय में 3.6 की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में 3.5 की वृद्धि होती है तो यहाँ पर जो उसकी बचत होगी वो यहाँ पर 0.1 होगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो इस वृद्धि के बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो बचत में जो वृद्धि हुई है वो यहाँ पर 0.1 हुई है। इसी को हमें परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए जो वृद्धि हुई है बचत में वो 1 हुई है और कुल बचत जो थी वो 1 रुपये थी। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए × 100 और प्रतिशत का साइन लगाइए। यहाँ से 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 अंक दशमलव के बाद है तो ये 1 0 और ले जाएगी। यहाँ पर 10% की यहाँ पर जो है बचत में वृद्धि होगी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3 है, यदि 120 में x% की कमी की जाती है तो 40 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है? सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर लिखा है, यदि 120 में x% की वृद्धि की जाती है, 120 में यदि x% की वृद्धि की जाती है, यहाँ पर x% की वृद्धि की जाती है तो जो 120 का जो परिणाम होगा यानी 120 का जो मान होगा वो अपने आप का 100 + x% हो जाएगा। यानी कि 120 अपने आप का 120 का 100 + x% हो जाएगा। 120 में 20 की वृद्धि करने पर 120 का 100 + x और यहाँ पर प्रतिशत ये बराबर होगा सवाल के हिसाब से 40 में x% की कमी करने पर, सॉरी यहाँ पर 120 में कमी की जा रही है x% की, तो यहाँ पर जो है कमी आएगी और 40 में x% की वृद्धि की जा रही है। यानी 40 का जो परिणाम होगा वो 40 का यहाँ पर 100 + x% होगा। ये परिणाम यहाँ पर समान है।
इसको हल करके हमें x का मान निकालना है। अब दोनों साइड अगर देखें तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा और ये 40 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि ये हो जाएंगे यहाँ पर 300 माइनस का यहाँ पर 3x, 300 माइनस 3x, और ये हो जाएंगे यहाँ पर 100 प्लस का x। 3x उस साइड जाएगा, x से जुड़ेगा तो ये 4x, और 100 इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएंगे 200। 4 से ये जाएंगे तो जो x का जो मान आएगा वो यहाँ से 50 आ जाएगा। x का मान 50 है। अब आगे सवाल में लिखा है तो 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20 प्रतिशत के बराबर है। 210 का x प्रतिशत यानी यहाँ पर 50 प्रतिशत, 180 के x प्लस 20 प्रतिशत यानी 50 प्लस 20 यहाँ पर 70 प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। यहाँ से 50 प्रतिशत का मतलब 1/2 होता है, यानी कि 210 का आधा 105, और 180 का जो 70% होगा वो यहाँ पर 18 सत्ते 126 होगा, 126। ये इससे कितना कम है। अगर इसको देखें तो 126 से 105 जो है 21 कम है, 21 कम है और किस पर कम है तो ये 126 पर कम है, यानी इनिशियल वैल्यू जो है यहाँ पर 126 होगी। अगर इन दोनों को यहाँ पर काटें तो ये 21 से चला जाएगा, 21 कम 21 और 21 छक्का 126, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1/6 आएगी। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू आपको याद होगी। 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 16, सही यहाँ पर 2/3%। ये होगा हमारा आंसर, 16 सही 2/3%। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 है, एक दिन का कितने प्रतिशत 30 मिनट होता है। एक दिन का कितने प्रतिशत 30 मिनट होता है। सवाल नंबर 4 है, यहाँ पर 30 मिनट जो है एक दिन का कितने प्रतिशत होता है, यानी एक दिन से तुलना की गई। एक दिन में होते हैं यहाँ पर 24 घंटे, 24 घंटे। चूंकि यहाँ पर 30 मिनट में है और ये घंटे में है तो 24 घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो इंटू में 60 कीजिए, ये मिनट में हो जाएगा। उसके बाद इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगाइए। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 जाएगी, 3 से कटेगा ये 2 बार में, और 4 से कटेगा ये 6, और 4 से कटेगा ये 25। तो आंसर आएगा 25 और एक बटा यहाँ पर 6 दूनी 12%। 25/12% को हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पर 25, 12 दूनी 24, एक बचेगा, 0 लगाएंगे उस पर, यहाँ पर 100 हो जाएंगे। तो यहाँ से 12 8 यहाँ पर 96, यानी कि 2.08% जो है हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है यहाँ पर 5, एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष में 4% घट जाती है और पैटर्न दोहराता है। 5 साल बाद उसकी कमाई जो है 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान कमाई क्या है। यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 वर्तमान कमाई पूछी है, तो वर्तमान कमाई माना कि x रुपये होगी, x रुपये होगी। अब इसमें एक वर्ष पे जो है यहाँ पर एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/4, यानी कि 4 रुपये से 1 रुपये बढ़ जाएगी। तो अगले वर्ष में जो x रुपये है वो अपने आप के 4 में 1 जोड़कर यहाँ पर 5/4 हो जाएंगे। फिर उसके अगले वर्ष जो है यहाँ पर 4% घट जाती है उसकी कमाई। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25, यानी 25 रुपये में से 1 रुपये घट जाएंगे। तो 2 साल बाद जो उसकी कमाई रहेगी वो यहाँ पर 24/25 होगी। ये है 2 वर्षों की कहानी। ऐसा ये जो पैटर्न है 5 सालों तक चलता है। उसके बाद अगले बार वापस से यहाँ पर 25% बढ़ेगी, यानी कि ये 5/4 होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 4% कमी हो जाएगी, तो ये वापस से 24/25 होगा। और ये 4 वर्ष हो चुके हैं। अगले जो एक वर्ष हो रहा है 5वां वर्ष, उसमें वापस से बढ़ेगी तो ये 5/4 होगी। और आखिरी में जो 5 साल बाद जो इसका जो मूल्य होगा वो यहाँ पर 72,000 रुपये होगा, यानी कि ये हो जाएंगे 72,000 रुपये। इसको हल करके हमें वर्तमान मूल्य बताना है, यानी x का मान यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखें तो ये 4 से कट जाएंगे ये 24 6 बार में, ये 4 से ये 24 कट जाएंगे 6 बार में, और ये 4 से यहाँ पर 2 से कटेंगे 3 बार में, और ये 2 से कटेंगे 3 बार में। यहाँ पर 5 × 5 25 से ये 25 जाएगा, और ये 5 से ये 25 जाएगा 5 बार में। ऊपर बचेगा यहाँ पर x का 3 × 3 यानी कि 9/5 बराबर इसमें बचेगा 72,000। यहाँ पर देखें तो 9 से ये 72 चला जाएगा 8 बार में, और 8 का 5 में जो गुणा होगा तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 40,000 रुपये। 40,000 रुपये जो है उसकी वर्तमान आय होगी। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य जागरूकता में उत्तीर्ण हुए और 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है ये मैथ्स जो हम पढ़ रहे हैं, यानी एक परीक्षा में जो है 73% विद्यार्थी मैथ्स में उत्तीर्ण होते हैं और यहाँ पर 73% विद्यार्थी मैथ में और 70% सामान्य जागरूकता, यानी कि यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स इसकी बात चल रही है। यहाँ पर जो है 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, 64% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 6300 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पर जो व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं उनका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 73% है, 73% है। इसको मैं मैथ्स बोलता हूँ, सीधी सिंपल सी बात है। मैथ्स में जो उत्तीर्ण यहाँ पर हुए हैं वो यहाँ पर 73% है। यदि कुल विद्यार्थी यहाँ पर 100% हों तो उनमें से जो है 73% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण होते हैं। और यहाँ पर सामान्य जागरूकता में जो है, सामान्य जागरूकता में जो उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि यहाँ पर करंट अफेयर्स में सामान्य जागरूकता में, या जनरल नॉलेज कह सकते हैं हम इसको, जनरल नॉलेज जीके, यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज में जो उत्तीर्ण होते हैं वो यहाँ पर 70% होते हैं, 70% उत्तीर्ण होते हैं। उसके बाद लिखा है यदि 64% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि इन दोनों में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका जो प्रतिशत है वो यहाँ पर 64% का है। और जो दोनों में जो है 6300 जो विद्यार्थी हैं वो दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। अगर इसको हम बैनारिक से समझें तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर अगर बैनारिक बना लें, ये हैं मैथ में पास होने वाले और ये हैं यहाँ पर जीके में पास होने वाले। जो दोनों में पास होने वाले हैं वो यहाँ पर 64% हैं, 64% हैं। मैथ में यहाँ पर 73%। यदि 64% ये इधर आ गए तो जो रिमेनिंग बचे होंगे यहाँ पर जो है 6 और 3 यहाँ पर 9% बचे होंगे। तो केवल मैथ में उत्तीर्ण होने वाले यहाँ पर 9% होंगे। और यदि जीके में यहाँ पर 70% उत्तीर्ण हुए हैं तो 64% तो यहाँ पर आ गए, रिमेनिंग जो भी बची 6% केवल जीके में उत्तीर्ण हुए होंगे। अगर यहाँ पर हम परसेंटेज देखें उत्तीर्ण होने के, पास होने वालों का जो परसेंटेज होगा वो यहाँ पर 9% प्लस यहाँ पर 64% और प्लस यहाँ पर जो है 6% होगा। यानी कि टोटल होगा ये यहाँ पर 64 और 9 यहाँ पर 73 और 6 हो जाएंगे यहाँ पर 89, सॉरी यहाँ पर 79% जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर पास होंगे। टोटल 100% विद्यार्थी थे, 79 पास हो गए। तो यहाँ पर जो फेल होने वालों का जो प्रतिशत होगा वो होगा यहाँ पर 100% माइनस का यहाँ पर 79%, यानी 21% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो यहाँ पर फेल हो गए, यानी अनुत्तीर्ण हो गए दोनों विषयों में, ना तो मैथ में पास हुए, ना ही जीके में, ना ही दोनों में। इसी 21% की जो वैल्यू है सवाल में यहाँ पर दी गई है 6300 विद्यार्थी। तो यहाँ पर 1% की आएगी यहाँ पर 300 विद्यार्थी, और जो 100% की वैल्यू आएगी यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर आएगी, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो यहाँ पर 30,000 विद्यार्थी होंगे। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर है यहाँ पर 7। प्रश्न नंबर 7 लिखा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1/4 होती है। 25% 1/4। यदि मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ इधर भी और इधर भी तो ये 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3/4। तो एक व्यक्ति जो है 3/4 रुपये खर्च करता है, यानी कि यदि उसकी आय है, आय यहाँ पर होती है, आय बराबर होती है यहाँ पर व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। यदि एक व्यक्ति की आय यहाँ पर 4 रुपये है, एक व्यक्ति की आय 4 रुपये, तो वह इसमें से 3 रुपये जो है खर्च कर देता है, यानी 3 रुपये खर्च कर देता है। तो उसकी जो बचत होगी, 4 रुपये आय है, 3 रुपये खर्च करता है, तो बचत यहाँ पर 1 रुपये की होगी। अब सवाल में लिखा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। आय में यहाँ पर 20% की वृद्धि होती है। अगर मैं यहाँ पर वृद्धि निकालूं तो आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी 4 रुपये में 20% बढ़ जाते हैं। 4 का जो 20% होगा वो यहाँ पर होगा 0.8, 4 का 20% 0.8। आय में 0.8 की वृद्धि होती है और व्यय में जो है 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 3 का 10% और बढ़ जाता है। 3 का जो 10% होगा वो यहाँ पर 0.3 होगा। यदि यहाँ पर आय में 0.8 की वृद्धि होती है और व्यय में 0.3 की वृद्धि होती है तो जो बचत होगी वो यहाँ पर 0.5 से बढ़ जाएगी, 0.5 से बढ़ेगी। इसी को परसेंटेज में बदलना है। 0.5 आय बचत में वृद्धि हुई है और कुल बचत जो थी वो यहाँ पर 1 थी, इसको परसेंटेज में बदलना है तो × 100 और परसेंटेज का साइन
1 का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये 1 जीरो से कट जाएगा। यहाँ पर 5 × 10 आएगा, यानी कि 50%। जो उसकी बचत है 50% से यहाँ पर बढ़ जाएगी। सवाल नंबर है 8, यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपये में 10 और पेन खरीद सकता है। प्रत्येक पेन की नई कीमत रुपयों में ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है 8, यहाँ पर पेन की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 20% पेन का जो है मूल्य घट जाता है। तो एक व्यक्ति जो है 100 रुपये में यहाँ पर 100 रुपये में यहाँ पर जो है 10 पेन और ख़रीद लेता है, यानी कि 100 रुपये में वो 10 पेन और ख़रीद लेता है। मान लीजिए कि पहले जब हम 100 रुपये खर्च करते थे तो अब हमारे पास कुछ पेनें आती थी, पता नहीं कितनी आती थी, कुछ क्वांटिटी में आती थी। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 पेनें आती थी। अब 20% उसका मूल्य घट चुका है, यानी कि जो 5 पेनें 100 रुपये में पहले आ रही थी वो अब 20% कम होकर यानी कि 80 रुपये में आएंगी। तो 80 रुपये में अब उतनी ही पेनें आएंगी यहाँ पर जो है जितनी पहले आती थी, लेकिन हम अब भी 100 रुपये दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है 20 रुपये हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और इसी 20 रुपये एक्स्ट्रा देने की वजह से 10 पेनें और आ रही हैं, हमारे पास 10 पेनें और आ रही हैं। 20 रुपये एक्स्ट्रा देने की वजह से 10 पेनें और आ रही हैं। हमें यहाँ पर प्रत्येक पेन का मूल्य निकालना है, यानी एक पेन का मूल्य निकालना है। तो दोनों तरफ यहाँ से 10 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर आएगा 2 रुपये। यहाँ पर एक पेन का मूल्य आ जाएगा जो वर्तमान है, और ये हमारा आंसर होगा, यानी वर्तमान जो मूल्य होगा वो 2 रुपये प्रति पेन के हिसाब से होगा। सवाल नंबर है यहाँ पर 9, और इस क्लास का ये लास्ट सवाल होगा। एक निश्चित संख्या में 60% घटाकर शेष से 15 घटाने पर 1428 शेष बचता है। प्रारंभिक संख्या क्या है? सवाल नंबर है यहाँ पर 9। माना कि जो यहाँ पर जो मूल्य है प्रारंभिक मूल्य वो x रुपये है। अब x रुपये में क्या किया, यहाँ पर 60% घटा दिया, यानी कि x का हमने 60% घटाया। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20% की होती है 1/5, तो 60% की जो होगी वो यहाँ पर 3/5 होगी, यानी कि 5 से मूल्य 3 कम कर दिया। अगर 5 से मूल्य 3 कम कर दिया तो ये मूल्य बचेगा 2/5, और इसको बाद में फिर हमने घटाया तो यहाँ पर 60% घटाकर शेष से 15% घटाने पर 15% और घटाया। 5% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, 15% की होगी यहाँ पर 3/20, यानी कि 20 मूल्य में से 3 और घटा दिया तो अब इसका जो मूल्य बचेगा यहाँ पर 17/20 बचेगा। और ये मूल्य बचा, शेष जो बचा है वो यहाँ पर 1428 बचा है। हमें प्रारंभिक मूल्य यानी x का मान जो है यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर देखें तो 2 से ये चला जाएगा इधर, 2 7 14 2 कम 2 और 2 28 यहाँ पर 2 7 14 2 कम 2 और यहाँ पर 2 चौके 8, यानी 714 बार में कट जाएगा। उसके बाद 17 से ये जाएगा, 17 से ये जाएगा, 17 चौके 68, 3 बचेगा, 17 दूनी 34। यहाँ पर जो x का मान आएगा वो आएगा 42 इंटू में यहाँ पर 20 पंजे यहाँ पर 100, 42 इंटू 100, यानी कि x का जो मान आएगा वो 4200 रुपये आएगा। 4200 जो है उसकी प्रारंभिक वैल्यू थी। तो ये था हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।